हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट इस क्लास में दोस्तों सीडीपी के कुछ टॉपिक सिगमंड फ्रायड एवं लॉरेंस कोलबर्ग जी की थ्योरी कराई जाएगी दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखिए टॉपिक दोस्तों, सिगमंड फ्रायड और लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पहले सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो सिगमंड फ्रायड, तो दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो क्या बताएंगे, सिगमंड फ्रायड ने दिया। क्या बताएंगे दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। एक क्वेश्चन यही बन सकता है, तो कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। किस सन में हुआ था, 1856 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे, सिगमंड फ्रायड ने दिया। किस सन में इनका जन्म हुआ था, 1856 में। और कहां पर हुआ था दोस्तों, ऑस्ट्रिया में। इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, देखिए मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, सिगमंड फ्रायड। किसे कहेंगे दोस्तों, सिगमंड फ्रायड को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, व्यवहारवाद का आधार अचेतन मन है। दोस्तों जो सिगमंड फ्रायड जी थे, उन्होंने क्या अचेतन मन को क्या कहा था, बहुत ही सर्वोपरि माना था। उन्होंने यही कहा था कि जो अचेतन मन होता है ये व्यवहार का आधार होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो अचेतन मन है ये सिगमंड फ्रायड के अनुसार क्या है, व्यवहार का आधार होता है। ये यही सब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो व्यवहार का आधार क्या है, अचेतन मन है। कौन कहा था, सिगमंड फ्रायड ने कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, फ्रायड ने दोस्तों ध्यान देखिए दोस्तों, फ्रायड का जो मुख्य कथन यही था कि मनुष्य के अधिकार व्यवहार का जो नियंत्रण कहां से होता, अचेतन मन करता है दोस्तों। कौन करता है, अचेतन मन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, उन्होंने मन की संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। तो देखिए, पहला क्या है, अचेतन मन है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, अर्धचेतन मन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अचेतन मन। तो मन को कितने भागों में दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने बांटा है, चेतन मन, और दूसरा क्या है, अर्ध चेतन मन, और तीसरा क्या है, अचेतन मन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, चेतन मन के बारे में देखिए, तो वर्तमान में जो कुछ हम सोचते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, वो चेतन मन के अंतर्गत है। और ये क्या है, सबसे छोटा भाग होता है। समझ रहे हो, चेतन मन का। चलिए दोस्तों आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं अर्ध चेतन। दोस्तों अर्ध चेतन में क्या होता है कि थोड़ी कोशिश करने पर याद आने वाली बात है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम कुछ भूल गए हैं, अगर थोड़ा उस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो हमें याद आ रहा है, तो किस मन के अंतर्गत आएगा, अर्ध चेतन मन के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, और लास्ट में क्या बताया था, अचेतन मन। और अचेतन मन क्या है, सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि ये व्यवहार का आधार है नियंत्रण करने का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, दबी हुई इच्छाएं, भावनाएं एवं स्मृतियां, और ये सबसे बड़ा भाग है। समझ रहे हो, ये सबसे बड़ा भाग है दोस्तों। कुछ तथ्य देख लीजिए, आइस वर्ग थ्योरी। तो आइस वर्ग थ्योरी किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लिए, आइस वर्ग थ्योरी। आइस वर्ग थ्योरी किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आइस वर्ग थ्योरी। और सबसे बड़ा भाग सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों किसको माना था, अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड मीन्स क्या होता है दोस्तों, अचेतन मन। क्या होता है, अचेतन मन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया था दोस्तों। कौन, सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि व्यक्तित्व किस प्रकार से, ईड होता है, ईगो होता है, और क्या होता है दोस्तों, सुपर ईगो होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, अब इसमें हम कुछ देखिए दोस्तों, ईड, ईड के बारे में पढ़े। ये क्या, ये सुख सिद्धांत की बात करता है। ठीक है दोस्तों, ये सुख सिद्धांत की बात करता है, ईड। इसमें क्या होती है दोस्तों, विशेषताएं होती हैं, जन्मजात होती हैं। क्या होती हैं, जो विशेषताएं क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं। ये तत्काल संतुष्टि चाहता है, क्या, तत्काल संतुष्टि चाहता है, ईड। और नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, ना ही सामाजिकता से कोई संबंध है। ठीक है दोस्तों, जैसे बच्चा है, अगर कह रहा है मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, तो क्या है, ये नैतिकता को नहीं समझ रहा है, इसे तुरंत चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आएगा, ईगो के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, ईड के अंतर्गत। अब दोस्तों देखिए, ईगो क्या है, ईगो, ईगो के बारे में क्या बताया था, ये वास्तविक जो रियल चीजें होती हैं उसके बारे में होता है ईगो। जैसे
इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों, ये क्या है, व्यवहारिक निर्णय, क्या है, व्यवहारिक निर्णय होता है। ईड और सुपर ईगो में क्या करता है, ये संतुलन बनाता है। कैसे दोस्तों, जैसे ईड है, ईगो है और लास्ट में क्या है, सुपर ईगो। तो ईड यहाँ पर हो गया, सुपर ईगो नीचे हो गया और बीच में क्या है, ईगो। तो क्या कर रहा है, ईड और सुपर ईगो के बीच में कौन नियंत्रण बनाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। कौन बनाता है, ईगो बनाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण देखिए, अभी क्लास खत्म होने दो फिर चॉकलेट खिलाऊंगा। तो क्या है, ये रियल चीजों की बात कर रहा है, रियलिस्टिक है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक की बात कर रहा है। चलिए आगे देखिए, अब लास्ट क्या है दोस्तों, सुपर ईगो। क्या है, सुपर ईगो। तो ये मोरल मतलब ये नैतिक चीजों की बात करता है, कौन, सुपर ईगो। ठीक है दोस्तों, और ये सब चीजें कौन बताया है, सिगमंड फ्रायड ने बताया दोस्तों। चलिए आगे देखिए दोस्तों, नैतिक सिद्धांत। दोस्तों इसमें क्या होता है कि सही और गलत का निर्णय होता है इसमें, क्यों, क्योंकि वो सही और गलत के बारे में जानता है और आदर्श एवं नैतिकता के बारे में भी जानता है। तो सही और गलत का निर्णय सिगमंड फ्रायड के किस सिद्धांत पे आधारित होता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, सुपर ईगो पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिए, सुपर ईगो पे आधारित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों, बिना पैसे चॉकलेट लेना गलत है। तो ये क्या है, नैतिकता की बात कर रहा है, सही और गलत की बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो दोस्तों, मनोयोगी योनिक विकास यानी मतलब साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट अवस्था। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, जैसे कुछ अवस्थाओं को बांटा गया है। ओरल क्या होता है, ओरल, ये देखिए दोस्तों, जो ओरल क्या है, ये अवस्था है, ये सिगमंड फ्रायड ने बताया था। और ये किस वर्ष के लिए है, 0 से 1 वर्ष के लिए है दोस्तों। और आगे देखिए, दूसरा उन्होंने क्या बताया था, एनल, क्या बताया था, एनल। ठीक है दोस्तों, ये कितने वर्ष के लिए, 1 से 3 वर्ष के लिए दोस्तों। ये आपकी अवस्था है दोस्तों, और ये क्या है, आयु है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखिए दोस्तों, फिर फैलिक है दोस्तों, ये 3 से 6 वर्ष है। फिर लेटेंसी है, ये 6 से 12 वर्ष के लिए है। फिर जेनिटियल है दोस्तों, ये 12+ वर्ष के लिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, वैसे ना समझ पाइए तो इसका एक ट्रिक है, कैसे, वो ए पी एल जी, ये एक क्रम है दोस्तों। क्या है, एक क्रम है। सिगमंड फ्रायड ने इस बताया था कि ये ओरल है, ये एनल है, ये फेलिक है, ये लेटेंसी है, जेनिटियल है। ठीक है दोस्तों, और इसका ये क्रम आप लोगों को अपने दिमाग में फीड कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, फ्रायड ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया था दोस्तों। देखिए, साइक्लो एनालिसिस के जनक भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईड, ईगो और सुपर ईगो कौन दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में कौन बात किए थे, अचेतन मन के बारे में, सिगमंड फ्रायड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में कौन बात किए थे, फ्रायड ने बात किए थे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। अब दोस्तों हम टॉपिक बात कर रहे हैं लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका पहला ही एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत किसने दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या कहेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग, ये पहला ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे देखिए, और लॉरेंस कोलबर्ग दोस्तों ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और ये किससे प्रभावित थे, पियाजे से प्रभावित थे दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ पर आ गया कि नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, तो क्या कहेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया। दोस्तों नैतिक विकास के कुछ स्तर लॉरेंस कोलबर्ग ने बताए थे। देखिए दोस्तों, पहला लेवल उन्होंने क्या बताया था कि पूर्व परंपरागत स्तर। क्या बताया था, पूर्व परंपरागत स्तर, इसे क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट कर लीजिए, प्री कन्वेंशनल लेवल कहने का मतलब पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, स्टेज 1। ठीक है दोस्तों, अब स्टेज 1 में क्या क्या है दोस्तों, देखो उन्होंने क्या बताया था, ये पनिशमेंट और ओबीडियंस की बात करता है। कहने का मतलब दंड से बचने के लिए कार्य किया जाता है। जैसे कोई बच्चा है, डांट से बचने के लिए क्या करता है, वो होमवर्क करता है। क्या करता है, होमवर्क करता है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, स्टेज 2 के बारे में उन्होंने क्या बताया था कि रिवार्ड ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब लाभ या पुरस्कार के लिए कार्य होना चाहिए। जैसे इनाम मिलने पर कार्य, जैसे किसी बच्चे को अगर इनाम मिलेगा तो क्या और अच्छा कार्य करेगा। तो स्टेज 2 में रिवार्ड ओरिएंटेशन की बात किसने की थी,
लॉरेंस कोलबर्ग ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, उन्होंने लेवल 2 के बारे में क्या बताया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। परंपरागत स्तर जिसे कहते हैं, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब स्टेज 3 में क्या है दोस्तों, देखिए गुड बॉय एंड गुड गर्ल, मतलब दूसरों की प्रशंसा करना। क्या है, दूसरों की प्रशंसा करना। तो दोस्तों आ सकता है कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल किस लेवल के अंतर्गत है, ये लेवल 2 के अंतर्गत है। कैसे, कन्वेंशनल लेवल के। ठीक है दोस्तों, और स्टेज किस में है, स्टेज 3 में है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए आगे देखिए, लेवल स्टेज 4 में देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात, मतलब नियम एवं कानून का पालन किस लेवल के अंतर्गत है, तो ये भी लेवल 2 के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब लेवल 3 में देखिए दोस्तों, ये क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जैसे प्री कन्वेंशनल लेवल बताया दोस्तों, इसमें क्या है, हर एक लेवल में 2 स्टेज हैं। समझ रहे हो दोस्तों, हर एक लेवल में 2 स्टेज है, तो कहने का मतलब 3 लेवल है और दो स्टेज है, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे स्टेज। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, तो उत्तर परंपरागत स्तर में दोस्तों क्या दिख रहा है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और उसमें 5वां जो स्टेज है क्या कह रहा है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, समाज के हित में नियम बदलने की बात करता है। और ये किस स्टेज के अंतर्गत आएगा, ये भी जानती रहिए, समाज स्टेज 5 के अंतर्गत आएगा। और किस लेवल के अंतर्गत आएगा, ये 3 के अंदर। जैसे क्वेश्चन में आ जाए दोस्तों कि समाज के हित में नियम बदलने की बात किस लेवल में की गई है, तो आप क्या बताएंगे, लेवल 3। और लेवल 3 का नाम क्या है, उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, स्टेज 6 में देखिए दोस्तों, और स्टेज 6 किसके अंतर्गत आएगा, लेवल 3 के अंदर। कुल टोटल 3 लेवल है दोस्तों, याद रखिएगा, कुल टोटल 3 लेवल, हर एक लेवल के दो दो क्या है, स्टेज है। तो टोटल कितने स्टेज हैं दोस्तों, 6 स्टेज हैं, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, तो स्टेज 6 में क्या है, ये यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल की बात करता है, कहने का मतलब न्याय, समानता और मानवता के सर्वोपरि की बात करता है। तो एक क्वेश्चन में आ जाए दोस्तों कि न्याय, समानता, मानवता, सर्वोपरि किस स्टेज की बात कर रहा है, स्टेज 6 की बात कर रहा है। और किस लेवल की बात कर रहा है, लेवल 3 की बात कर रहा है, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात कर रहा है, उत्तर परंपरागत स्तर की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो ये बताए हैं, इसमें क्या है, इसका एक सारांश देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग, अपने दिमाग फिट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूर्ण परंपरागत दोस्तों जो बताए हैं ये वही है, पूर्ण परंपरागत मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल। और इसमें क्या है, 2 स्टेज आएंगे, और पहले स्टेज में क्या है, दंड की बात की जा रही है, और दूसरे स्टेज में इनाम की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। और ये क्या है, परंपरागत, परंपरागत स्तर दोस्तों, कन्वेंशनल लेवल है। अब परंपरागत में क्या होगा, अच्छा बच्चा बनने की बात होगी और नियम पालन की बात होगी। ठीक है दोस्तों, और उत्तर परंपरागत में चले जाइए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिकता की बात की जा रही है। तो टोटल कितने लेवल हैं, कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं, और हर एक लेवल के, हर एक स्तर के कितने स्टेज हैं, 2 स्टेज हैं। तो टोटल कितने स्टेज हुए, टोटल 6 स्टेज हुए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कुछ दोस्तों, इसे समझने के लिए फ्रायड ने क्या किया था, ईड। जैसे अब इसमें हम क्या है, एक निचोड़ निकाल रहे हैं दोस्तों। ईड मतलब ईड में क्या होता है, फ्रायड ने 3 चीजों की बात की थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है दोस्तों, ईड में क्या होता है, इच्छा की बात की जाती है। ईगो में क्या होता है, ये संतुलन मानता है किसके किसके बीच, ईड और सुपर ईगो के बीच। ठीक है, तो और सुपर ईगो में क्या होता है, संस्कार की बात। अब दोस्तों कोहलबर्ग का भी निचोड़ देख लीजिए, उन्होंने दंड, ध्यान से देखो दोस्तों, उन्हें क्या कहा, दंड, फिर इनाम की बात की, फिर अच्छा बच्चे की बात की, फिर नियम की, फिर समाज की, फिर मानवता की। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, एग्जाम पॉइंट में देख लीजिए दोस्तों, साइको एनालिसिस की बात किसने किए थे, फ्रायड ने, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है रिपीटेड एग्जाम में कि साइको एनालिसिस की बात किसने किए थे, तो क्या कहेंगे, फ्रायड ने किए। ठीक ठीक दोस्तों, अब फिर अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है दोस्तों, अचेतन मन। तो अचेतन के मन के बारे में कौन बात किए थे, फ्रायड बात किए थे, सिगमंड फ्रायड बात किए थे। आगे देखिए दोस्तों, प्लीजर और प्रिंसिपल, प्लीजर जो प्रिंसिपल होता है, सुख की बात किसमें की गई है, ईड में की गई है, और ये किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर हम रियलिटी प्रिंसिपल मतलब वास्तविक सिद्धांत की बात करें, तो ये किसने दिया था, ये किसके अंतर, ईगो के अंतर्गत आएगा दोस्तों, और ये ठीक है दोस्तों, ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था। अब हम अगर कोहलबर्ग की बात करें दोस्तों,
तो कोहलर वर्ग ने क्या दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी मतलब नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में कौन बताया था, तो क्या कहेंगे, कोहल वर्ग ने। और टोटल दोस्तों टोटल कितने लेवल बताए अभी, 3 लेवल दोस्तों हैं, और स्टेज कितने हैं, 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर किस स्टेज में है, स्टेज 4 में है दोस्तों। और स्टेज 4 किसकी किस लेवल के अंतर्गत आएगा, स्टेज लेवल 2 के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल किसके बीच में आएगा, स्टेज 6 के बीच में आएगा, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे, सिगमंड फ्रायड, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, प्लीजर प्रिंसिपल किसमें आता है, तो क्या बताए, प्लीजर प्रिंसिपल की बात कौन करता है, ईड करता है, समझ रहे हो दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, रियलिटी प्रिंसिपल की बात किसमें की गई है, ईगो में की गई है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, नैतिक विकास कोहलवर्ग ने क्या है दोस्तों, क्या बताएंगे, नैतिक विकास कोहलवर्ग। दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर किस स्टेज के अंतर्गत आता है, स्टेज 4 के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे देखिए, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये स्टेज 6 के अंतर्गत आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल इथिकल, ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल किसके अंतर्गत है, स्टेज 6 के अंतर्गत, और लेवल 3 के अंतर्गत आएगा, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों इस सेशन में लॉरेंस कोहलवर्ग और सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को कंप्लीट कराया गया दोस्तों। आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।